रेजिस्टेंस फैक्टर कंसीडर करते हैं। इसी तरह से हम कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर फैक्टर जो है वो 0.9 यूज कर रहे हैं। एंड FCR बेसिकली इज क्रिटिकल स्ट्रेस। अकाउंट यील्डिंग इलास्टिक स्टेबिलिटी एंड इनइलास्टिक स्टेबिलिटी के अंदर कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर हम जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या रेजिस्टेंस फैक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं। देन वी हैव अ बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स, रूफ, स्लैब्स, दीज आर द वैल्यूज सजेस्टेड बाय द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। देन वी हैव अ shear strength of beams, rivets, bolts and pads etc. उसके अंदर हमारे पास जो है वो वेरियस कोड्स एंड स्टैंडर्ड की तरफ से सजेस्टेड रेजिस्टेंस फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये तमाम मेंबर्स जो ज़्यादातर हमने आगे चल के डिज़ाइन करना है। तो इसी बेस के ऊपर यहाँ पर मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। While analyzing और डिजाइनिंग अवर स्ट्रक्चर ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। Then we have a bearing strengths के ओवरऑल जो है वो जो उसकी bearing capacity of the member है वो कितनी है, उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टीज और जो चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, और ओवरऑल जो सेक्शनल मॉड्यूलस और सेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से कंसीडर होती हैं, ग्रॉस सेक्शंस किस तरह से कंसीडर होते हैं, ग्रॉस एरियाज किस तरह से कंसीडर होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ वी हैव अ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। Limit state design method, basically in this method our main objective is that the structure should serve its intended purpose for its design life। कि लिमिट स्टेट बेसिकली क्या है? लिमिट स्टेट एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उसी LRFD मेथड के अंदर भी आप कह सकते हैं कि उसको मजीद मॉडिफाई किया गया, या कि वही कंडीशन बताता है बेसिकली द स्ट्रक्चर जिस पर्पस के लिए बनाया गया, दैट स्ट्रक्चर मस्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ द डिजाइन लाइफ, जो उसकी डिजाइन लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है। Limited state is designed. Limit state basically is defined as the stage in the loading after which the structure cannot fulfill its intended function due to strength or serviceability considerations। कि स्ट्रक्चर मेरा जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस अपना पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो पर्पस अपना खो दे, किस वजह से? ड्यू टू स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ड्यू टू सर्विसिबिलिटी कंडीशंस भी हो सकता है। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो अगर इवन खड़ा भी है, आपका एक स्टेबल पोजीशन के अंदर भी है, तब भी हम उसको एज अ कोलैप्स ट्रीट करेंगे, एज अ फेल्ड स्टेट में कंसीडर करेंगे। द टर्म लिमिट स्टेट इज प्रिफर्ड कंपेयर्ड विद फेल्यूर। हम उसको फेल्यूर कंसीडर करेंगे बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ लिमिट स्टेट्स द एक्चुअल फेल्यूर और कोलैप्स डज नॉट अकर। एक्चुअली तो आपका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अंदर हो सकता है वो सही बिहेव नहीं कर रहा, या उसकी जो एक्चुअल सर्विसिबिलिटी कंडीशन है उस सर्विसिबिलिटी कंडीशन के अंदर वो बिहेव नहीं कर रहा। सो देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस कि स्ट्रेंथ क्या, हमारा स्ट्रेंथ से क्या मुराद है या सर्विसिबिलिटी से क्या मुराद है, इसको लिमिट स्टेट्स को मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दैट कैटेगरीज आर कि आवर स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ इनफ, या तब वो अपना स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है अगर वो इन चीज़ों को रेजिस्ट करता है। मींस कंडीशंस ऑफ लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डक्टाइल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कि डक्टाइल नेचर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मैक्सिमम उसकी वो जो परफॉर्मेंस उसने करनी चाहिए थी वो उसके अंदर है या नहीं है। अल्टीमेट डक्टाइल शियर स्ट्रेंथ, बकलिंग है, फटीग है, फ्रैक्चर है, ओवरटर्निंग है एंड स्लाइडिंग है। इन तमाम चीज़ों को अगर वो रेजिस्ट करके अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में खड़ा है, उन तमाम फोर्सेस को बियर करके, स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर्ड एज अ लिमिट स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। And if our structure is not in the serviceability limit state, basically are those with occupancy of a building such as deflections, deformations बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, vibrations बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, permanent deformations हैं and cracking है। अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो it will be considered as a failure state in terms of serviceability। इसकी limit state basically जो है वो serviceability के अंदर फेल हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल एक बीम है हमारा, लेट सपोज उसकी डिफ्लेक्शन है समहाउ 100 मिलीमीटर्स, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब वो मेंबर हमारा पूरा खड़ा है, सारी लोडिंग्स है उसके अंदर, उसकी डिफ्लेक्शन 100 मिलीमीटर से एक्सीड होकर 102 मिलीमीटर हो जाती है। इट विल बी कंसीडर्ड एज आवर स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू द कोलैप्स, आवर स्ट्रक्चर इज फेल इक्विवेलेंट टू द कोलैप्स इन टर्म्स ऑफ सर्विसिबिलिटी। और इसी तरह से अगर आपका बकलिंग के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, फटीग के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, या वाइब्रेशंस के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, दैट विल बी अगेन। सो वी हैव सम लिमिटेड वैल्यूज, कि हमें लिमिट के अंदर एक कुछ वैल्यूज दी गई हैं कि इन वैल्यूज से आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सीड कर जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फेल। हम उन वैल्यूज को कंसीडर करके बेसिकली एनालाइज एंड डिजाइन कर रहे होते हैं।
According to American Institute of Steel Construction specifications, serviceability limit states are the limiting values affecting the ability of structure to preserve its appearance, maintainability, durability or the comfort. ये सारी चीजें आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या चीजें हैं, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कंफर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर ये चीजें डिस्टर्ब नहीं हुई, वी विल कंसीडर दैट लिमिट बेसिकली इज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. एंड अगेन according to AISC, the structure should not cross any strength or serviceability limit for a perfect design. All the applicable limits are to be checked by using available procedures. It's important to note that the structural integrity requirements of the applicable building codes are to be checked using the nominal strength and not the design or the allowable strength. The limit states related to the deformations or yielding of the connection components are not considered to satisfy the structural integrity requirements. So ये वही चीजें हैं कि हम ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर को कोड क्या कहते हैं कि अलोएबल स्ट्रेस या जो आपकी वैल्यूज हैं, बेसिकली जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया लिमिट स्टेट का, कि आपने जो ओवरऑल डिजाइन कंसीडर करना है उसके लिए आपका जो वैल्यूज हैं, ओवरऑल मेजॉरिटी वैल्यूज, दैट मस्ट बी इन द लिमिट स्टेट्स वैल्यू. लिमिट स्टेट्स कौन सी? नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ सर्विसिबिलिटी. नाउ वी हैव लोड फैक्टर्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस. कि लोडिंग के फैक्टर, फॉर एग्जांपल हम फ्रॉम द बैचलर लाइफ हम पढ़ते हुए आ रहे थे, व्हेन डेड एंड लाइव लोड्स आर कंबाइंड, हम यूज करते हैं 1.2 फॉर द डेड लोड एंड 1.6 फॉर द लाइव लोड. लेकिन हमारे पास लोड कॉम्बिनेशंस के लोड के फैक्टर जो है 1.2 एंड 1.6 फॉर लाइव लोड जो दोनों थे, वो बेसिकली आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस की वजह से चेंज हो जाते हैं. कि आपका अगर डेड और लाइव एक साथ एक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, देन द कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. और अगर इनके साथ आपका कोई विंड का एक्ट हो जाता है तो कॉम्बिनेशन आपकी चेंज हो जाती है. अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है. सो उसके लिए हमारे पास वेरियस जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हैं, लोड कॉम्बिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. द फैक्टर ऑफ सेफ्टीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द LRFD लोड कॉम्बिनेशंस. और उनकी जो लिस्ट है बेसिकली वो हमारे पास ये है कि LRFD लोड कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू ASCE आर एज अंडर. When we have 1.4 D plus F बेसिकली क्या है? F आपके पास है फ्लूइड्स. अगर आपके पास लोड डेड लोड प्लस फ्लूइड लोड से एक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो लोड फैक्टर बेसिकली वो 1.4 है. और अगर आपके पास डेड प्लस फ्लूइड प्लस टेम्परेचर प्लस जो है वो सेल्फ स्ट्रेनिंग फोर्स बेसिकली, उसके बाद लाइव लोड है, उसके बाद H जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स वगैरह हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर्स वगैरह हैं, तो किस तरह से एक्ट कर रहा है. और उसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो डेड लोड के साथ जो है वो हमारे पास SR फोर्सेस हैं, L है, W विंड फोर्स है, LR बेसिकली जो है वो हमारा किस चीज़ को शो कराता है, रूफ लाइव लोड्स वगैरह हैं. तो ये हर लोड के हिसाब से, हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास जो है 7 डिफरेंट LRFD को लोड कॉम्बिनेशंस हैं. कि अगर एक लोड आपका डेड है उसके साथ अगर लाइव एक्ट कर रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर डेड है उसके साथ फ्लूइड लोड से एक्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से ट्रीट करते हैं स्ट्रक्चर को LRFD कंडीशंस के अंदर. तो ये आपके पास वेरियस जो है वो स्ट्रेस जो है वो फोर्सेस वगैरह की कॉम्बिनेशंस हैं. और ये आपके पास सिविल जो है वो फोर्सेस हैं, डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, earthquake लोड, वी हैव आल्सो रेन वाटर आइस लोड, हॉरिजॉन्टल लेटरल प्रेशर्स, वी हैव फ्लूइड लोड, उसके बाद सेल्फ स्ट्रेनिंग फोर्सेस वगैरह जो कि टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी के अंदर स्ट्रेनिंग फोर्सेस जनरेट होती हैं. Then we have ASD load conditions, allowable stress design method की load conditions क्या कहती हैं कि if we have dead plus fluid load again, D plus F plus H plus L plus T several forces हैं. तमाम forces almost जो formulas वगैरह हैं, जो notations हैं वो basically similar हैं जो पीछे slide के ऊपर आप देख आए हो. यही notation similar है दोनों केसेस के अंदर. और ये आपके पास इसकी लोड फैक्टर की जो conditions हैं, लोड combinations की. The factor of 0.7 with the earthquake load may be replaced with 1 if this load is calculated by some earlier code giving the service load in place of the ultimate load. तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो फोर्सेस और कंसीडरेशंस गिवन है, इनको हम कंसीडर करते हैं. उसके बाद सिंप्लीफाइड लोड कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन व्हेन लोड्स हमारे पास SR,
H, F, E एंड T लोड जो है वो एक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो LRFD की सिंपलेस्ट जो मॉडिफाइड वर्जन है बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास 1.4 इंटू डेड लोड, 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड प्लस 0.5 इंटू जो रूफ लाइव लोड, उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, उसके बाद विंड आ जाता है तो हमारी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर डेड, विंड, लाइव एंड रूफ लोड आ जाता है तो हमारी कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लाइव नहीं है, सिर्फ डेड और विंड एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो ये ASD की जो सिंपलेस्ट लोड कॉम्बिनेशंस हैं अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड की, इनको भी हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास है लाइव लोड रिडक्शन। इवन सम केसेस के अंदर ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपकी कंप्लीट स्लैब है, उसके जो हाफ पोर्शन है उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हाफ पोर्शन के ऊपर बिल्कुल माइन्यूट से फोर्सेस हैं। उस केस के अंदर आप एक लाइव लोड रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हो, इस फार्मूला की वजह से आप उसकी जो इंटेंसिटी है उस पोर्शन के अंदर उसको कम कंसीडर करके भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, और ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं इनकी सजेस्टेड कोड्स की तरफ जो वैल्यूज हैं वो ये है बेसिकली। Now assignment number 3. In first question, explain the design methods used for the analysis and design of structural steel members. कि हमने जो मेथड डिस्कस किए उनमें से आपने मेथड को एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और मेथड्स को एक्सप्लेन भी करना है। Also highlight the major differences between ASD and LRFD methods, allowable stress design method and LRFD load resistance factor design method के अंदर क्या फर्क है उनको आपने हाईलाइट कराना है। एंड सेकंड क्वेश्चन बेसिकली इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस लेक्चर्स, एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ थिन वॉल्ड मेंबर्स। थिन वॉल्ड मेंबर्स बेसिकली हम इंडस्ट्री के अंदर जो आपके कोल्ड फॉर्म स्टील के मॉडिफाइड वर्जन जो एडवांस स्टील के मॉडर्न शेप्स हैं के थिन वॉल्ड मेंबर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इनका जो मेजर यूजेजेस है एज इक्विपमेंट बनाने के लिए, हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, उनके अंदर नहीं जाना। एज ए सिविल इंजीनियर थिन वॉल्ड मेंबर्स हम कहाँ यूज करते हैं, उसकी मेजर कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बनते हैं, उसके बाद जो है आपको उनको समराइज करना है अच्छे तरीके से और जो है वो अप टू नेक्स्ट क्लास आपने सबमिट कराना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसी मेरी स्लाइड्स में से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और समथिंग। आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट और डेटाबेसेस वगैरह की। दैट्स ऑल। Thank you very much.